हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे आज आप लोग को रॉयल्टी के बारे में बता रहा था। जैसा कि हम लोग की क्लासेस चल रही है रॉयल्टी अकाउंटिंग की। रॉयल्टी अकाउंटिंग की 4 क्लास हो गई है, आज ये हमारी 5वां लेक्चर है। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था बच्चा कि रॉयल्टी अकाउंट में कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के रिगार्डिंग। आज हम जो बात करेंगे इसी के आगे के बारे में बात करेंगे कि सब लीज क्या होता है और सब लीज में हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं रॉयल्टी अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। तो जल्दी से लेट न करते हुए आ जाते हैं और बातचीत करते हैं सब लीज क्या होता है, ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसकी रॉयल्टी में जरूरत ही क्यों पड़ी सब लीज। इसे हिंदी में कहते हैं उपपट्टा। क्या कहते हैं भैया? उपपट्टा। देखो कभी कभी क्या होता है, जो रॉयल्टी दिया जाता है लेसर और लेसी के मध्य ऐसा संबंध होता है कि जब पट्टे का वह भाग जो पुनः पट्टे पर दे दिया जाता है तो उसी को कहते हैं उपपट्टा या सिकमी। सिकमी भी एक कभी कभी नाम आता है। क्या कभी कभी आपको हिंदी में भी दे देगा, इंग्लिश में भी यही वर्ड दे देगा और आप गच्चा खा जाओगे कि भैया ये सिकमी पट्टा क्या होता है। तो इसका मतलब भी वही होता है जो सब लीज का होता है या उपपट्टे का मतलब होता है। ठीक है, और जिसको यह दिया जाता है उसको कहते हैं सिकमी, पट्टेदार या फिर उप पट्टेदार। ठीक है बच्चा। तो अच्छा यह भी है कि भूस्वामी से जब समझौता किया जाता है तो भूस्वामी के द्वारा जब किसी और को वह पट्टा दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं उपपट्टा, या पट्टे का जो वह पट्टा कर लिया है ऑलरेडी, पट्टे का वह भाग जो पुनः पट्टे पर दिया जाता है उसी को कहते हैं सिकमी पट्टा या फिर उपपट्टा या फिर सबलीज। ठीक है, तो यह भी हमको जानना है। अब हम जानेंगे कि उपपट्टे के मध्य कितने पार्टीज होते हैं। तो 3 पार्टी होते हैं भैया। पहला होता है लैंडलॉर्ड, दूसरा होता है लेसी और तीसरा होता है सब लेसी। पहला क्या होता है? लैंडलॉर्ड, या इसी को हम कहते हैं, अगर पार्टी के बारे में सब लीजेस के बारे में बात करें, पार्टी के बारे में बात करें कि क्या होता है, पार्टीज कितने होते हैं सब लीज में। तो पार्टी भैया कितने होते हैं? पार्टीज यहाँ पे 3 होते हैं। कौन कौन से? ध्यान देना आप लोग, 3 पार्टीज होते हैं। पहले पार्टीज को कहते हैं हम लेसर या इसी को लैंडलॉर्ड बोलते हैं। दूसरे पार्टी को कहते हैं लेसी और तीसरे पार्टी को कहते हैं सब लेसी। ठीक है, तो यह भी हमको जानना है भैया। ठीक है, यह भी हमको जानना है कि सब लेसी क्या है, लेसी क्या होते हैं और आपके लेसर क्या होते हैं या लैंडलॉर्ड क्या होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तरीके के पार्टीज होती हैं। 3 पार्टी होती हैं हमारी रॉयल्टी के अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। अब क्या होता है, जो मूल स्वामी होता है जिससे पट्टेदार को पट्टा प्राप्त होता है उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड या लेसर। क्या होता है? यह ओनर होता है। क्या होता है? यह ओनर होता है जी। और जो पट्टेदार को जो पट्टा प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? भूस्वामी या पट्टादाता से, या फिर इसी को कहते हैं लैंडलॉर्ड। जो पट्टेदार होता है जिसे लेसी कहते हैं, ठीक है, जब किसी समझौतों के शर्तों के अंतर्गत पट्टा प्राप्त करता है, कौन? पट्टेदार पट्टादाता से। पट्टादाता मतलब कौन होता है? भूस्वामी। ठीक है, जब पट्टेदार जब पट्टादाता से या फिर भूस्वामी या लैंडलॉर्ड से जब जिस भूमि के ओनर से वह प्राप्त करता है एक अधिकार, और वह अधिकार जो होता है वह समझौतों के माध्यम से होता है, तो उसको किसको प्राप्त होता है? वह लेसी को प्राप्त होता है जी। ठीक है, चलो अब अधिकार शुल्क उसको प्राप्त हो गया। तीसरा आता है सब लेसी। तो उपपट्टेदार समझौतों की शर्तों के अनुसार पट्टेदार से उपपट्टा प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है भैया? पट्टेदार से, यानी लेसी से कौन प्राप्त करता है? यह प्राप्त करता है। और लैंडलॉर्ड से कौन प्राप्त करता है? यह अधिकार प्राप्त करता है। तो राइट्स लैंडलॉर्ड या लेसर से कौन देता है? लेसी को प्राप्त होता है, और लेसी के द्वारा सब लेसी को प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं उपपट्टेदार। और इसका नाम क्या है भैया? उपपट्टेदार, या इसी को नाम हमने दिया सिकमी पट्टेदार सिकमी। ठीक है, तो यह भी हमको जानना है कि सिकमी पट्टेदार या उपपट्टेदार क्या होते हैं। अब बात आती है कि सब लेसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं रॉयल्टी के रिगार्डिंग।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द सब लेसी। अब आ जाते हैं भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जल्दी से जान लें। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं अंडर द सब लेस। चलो देखो, भूस्वामी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भूस्वामी का कोई प्रत्यक्ष संबंध तो होता नहीं है सबलेसी से, और जब संबंध नहीं होता तो इसे कुल उत्पादन पर पट्टेदार से अधिकार शुल्क प्राप्त होता है, अतः उसके पुस्तकों में उसी तरीके से लेखा किया जाता है जिस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट तथा लेसी अकाउंट खोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है, अगर लैंडलॉर्ड के बुक में बात करें तो चूंकि लैंडलॉर्ड का प्रत्यक्ष संबंध या डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है भैया, इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वह तो होता है लेसी से। डायरेक्ट इसका रिलेशनशिप जो है वह किससे होता है, लेसी से। तो यह जो दायित्व है इसका वह पूरा पूरा लेसी से संबंधित है, और यह लेसी का अकाउंट खोलेगा या फिर रॉयल्टी रिजर्व या फिर रॉयल्टी अकाउंट खोलेगा। रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है, यह अकाउंटिंग कौन खोलेगा भैया, लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड अपने बुक में क्या क्या खोलेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होने की वजह से लेसी का अकाउंट खोलेगा, रॉयल्टीज अकाउंट खोलेगा और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट खोलेगा। ठीक है, चलो अब बात आती है लेसी की। लेसी यानी पट्टेदार, और चूंकि पट्टेदार की यहां पर दोहरी स्थिति होती है, इसका संबंध जो पट्टेदार का होता है वह दो लोगों से होता है। लेसी का जो संबंध है वह इससे भी है, और लेसी का संबंध जो है वह सब लेसी से भी है, यानी उप पट्टेदार से भी है या सिकमी पट्टेदार से भी है। तो इसकी जो दोहरी स्थिति है इसके रिगार्डिंग यह दो जो है अपनी पुस्तकों में दोहरे स्थिति खाली या दोहरे खाते खोले जाते हैं। ठीक है, रॉयल्टी पेबल अकाउंट खोलेगा या फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंटिंग खोलेगा, कहां पर, लैंडलॉर्ड के रिगार्डिंग। तो लेसी जो है वह क्या क्या खोलेगा, अगर बुक में बात करें लेसी अपने यहां पर रॉयल्टी पेबल अकाउंट, बाकी रॉयल्टीज तो यही देगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चूंकि यह पट्टा लिया है और पट्टा लिया है तो पट्टा देने वाले से इसका संबंध है। ठीक है, तो यहां पर यह बात करेगा, लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी खोलेगा। ठीक है, क्या खोलेगा, लैंडलॉर्ड्स का अकाउंट भी ओपन करेगा। अब चूंकि इसके लिए तो पट्टेदार यही है, इसके लिए जो है क्या कह सकते हो कि पट्टेदार ये जो है उप पट्टेदार जो है या सब लेसी जो है, इसके लिए लैंडलॉर्ड का काम तो यह कर रहा है, कौन, लेसी कर रहा है। इसलिए इसकी दोहरी स्थिति हो जाती है, या किसी के लिए लैंडलॉर्ड होता है तो किसी के लिए लेसी का काम करता है, और वहां पर यह रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और सब लेसी अकाउंट खोलेगा। ठीक है, तो यह भी हमको जानना है कि जब इसका संबंध इस तरीके से हो जाता है तब यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल, क्योंकि यह भैया रिसीव भी तो करेगा सब लेसी से, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और सब लेसिस अकाउंट भी खोलेगा। ठीक है भैया, तो ये अकाउंट कौन खोलेगा, हमारा लेसी खोलेगा। अब बात आती है सब लेसी या जिसे हम कहते हैं उप पट्टेदार, यह कौन सा अपने यहां पर खाता खोलेगा। और एक बात बता दें आपको कि ये जो रॉयल्टी रिसीवेबल है, यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उपपट्टेदार है, यह रॉयल्टी अकाउंट खोलेगा अपने यहां पर। ठीक है, किसको, जो पट्टेदार है यानी लेसी है उसको तो पैसे देगा, तो यहां पे क्या करेगा, यह रॉयल्टीज अकाउंट खोलेगा, शार्ट वर्किंग अकाउंट खोलेगा और लेसी के अकाउंट को खोलेगा। तो यहां पर अगर सब लेसीज के बारे में बात करें तो कौन कौन सा अकाउंट ये खोलेगा, रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है भैया, रॉयल्टी अकाउंट खोलेगा, शार्ट वर्किंग अकाउंट खोलेगा, और चूंकि इसका संबंध जो है वह लेसी के अकाउंट से है, इसलिए यह लेसी के भी अकाउंट को खोलेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात रही सब लेसी के बारे में, सब लेसी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसके बारे में हमने बातचीत आपको बताया। ठीक है भैया, अब देखो ये तो रॉयल्टी के बारे में बात रही। कभी कभी ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज के भी बारे में बात करते हैं, जो ईंट वगैरह बनाते हैं वो भी इसमें आता है। ऑयल वेल रिकॉर्ड जो रॉयल्टी होती है वह भी यहां पे आता है। तो ऑयल वेल में जो तेल के कुओं के स्वामी होते हैं उनको पट्टादाता कहा जाता है या लेसर कहा जाता है, और जो कंपनियां होती है उनको लेसी कहा जाता है। तो लेसर और लेसी का संबंध आपको जानना है। पेटेंट के संबंध में भी वही क्रियाविधि होती है। ठीक है, वहां भी रॉयल्टी अकाउंट खोला जाता है। हाँ, जो पेटेंट का स्वामी होता है, जिसको स्वत्वाधिकार मिलता है, उसे पेटेंट होल्डर कहते हैं, और जो पेटेंट का प्रयोग करता है उसे पेटेंट यूजर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बातें भी हमको जाननी चाहिए कि पेटेंट के रिगार्डिंग भी रॉयल्टी दी जाती है। ऑयल जो वेल होता है, कुआं, तेल कुआं, उसके रिगार्डिंग में रॉयल्टी दी जाती है। जो ब्रिक्स मेकिंग कंपनियां होती हैं या ईंट भट्टे होते हैं वहां भी रॉयल्टी दी जाती है। कॉपीराइट जो होता है, जो पुस्तक को मुद्रित करने तथा बेचने का पूरा अधिकार होता है उसको कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, लेखक के द्वारा जो लिखा जाता है उसके ऊपर भी रॉयल्टी दी जाती है। तो यह रॉयल्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात रहा। ठीक है, कभी कभी हम बातचीत करते हैं इससे संबंधित, और महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पे आपके रिगार्डिंग तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं समझ में आती है, कुछ देख लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा बने रहे आप लोग। हाँ, अब इससे संबंधित अगर हम बात करें भैया, इससे संबंधित यदि हम बात करें तो एक बात आता है कि अधिकार शुल्क किसके बदले में दिया गया भुगतान है। अगर एक प्रश्न आए कि अधिकार शुल्क जो है वह किसके बदले में दिया गया भुगतान है, तो आपका उत्तर क्या होगा, किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के बदले। ठीक है, जो रॉयल्टी होता है वह किसी विशेष अधिकार का प्रयोग करने के बदले का भुगतान होता है, तो वह रॉयल्टी होता है। दूसरा प्रश्न मान लो आए कि लघु कार्य जो शार्ट वर्किंग है वह किसके बराबर होता है। मान लो 2-3 क्वेश्चन अगर हम आपको करवाएं, तो पहला क्वेश्चन आंसर सेशन ही मान लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 अगर कहे, क्या कहे कि जो लघु अधिकार शुल्क है वह किसके बदले दिया गया भुगतान है, यानी रॉयल्टी किसके बराबर होता है। रॉयल्टी बराबर क्या है, तो हम जानते हैं रॉयल्टी बराबर जो विशेषाधिकार का प्रयोग करना होता है, यानी यूजेस ऑफ स्पेशल राइट, स्पेशल राइट्स, ये जो भी अधिकार हमको स्पेशल मिलते हैं उसी का होता है रॉयल्टी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट वर्किंग किसके बराबर होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा जी, जो शॉर्ट वर्किंग है वह किसके बराबर होता है, यानी शॉर्ट वर्किंग बराबर अगर हम कहें, शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है, तो शॉर्ट वर्किंग किसका अधिक्य होता है, न्यूनतम किराया का। तो मिनिमम रेंट माइनस, अगर हमको मालूम हो जाए कि मिनिमम रेंट क्या है, और मिनिमम रेंट यदि ज्यादा हो रॉयल्टी से, तो क्या प्राप्त होगा भैया, अधिकार शॉर्ट वर्किंग, जिसे हम कहते हैं लघु कार्य की राशि। तीसरा है भूस्वामी को जो भुगतान होता है, मतलब भूस्वामी मतलब लैंडलॉर्ड, या उसी को हम कहते हैं क्या, लेसर। तो भूस्वामी को जो भुगतान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार शुल्क एवं न्यूनतम किराया में जो अधिक होता है। यह भी ध्यान देना कि जो पेमेंट हम करते हैं, पेमेंट ऑफ
पेमेंट जो करते हैं, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, किसको पेमेंट कर रहे हैं भैया? लैंडलॉर्ड को जो हम पेमेंट करते हैं वह मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो ज्यादा होता है, लार्जर अमाउंट या ग्रेटर, यहां पर लार्जर नहीं, उपयुक्त वर्ड यहां पर है ग्रेटर, ग्रेटर अमाउंट बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। तो ये 3-4 प्रश्न जो हम आपको करवा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट हम लैंडलॉर्ड को करते हैं जी, वह क्या होता है, वह ज्यादा अमाउंट जो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो ज्यादा अमाउंट रहता है हम उसी का भुगतान करते हैं। एक और प्रश्न आता है कि अधिकार शुल्क की गणना किसके आधार पर की जाती है? अधिकार शुल्क की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो आप कहोगे उत्पादन या विक्रय के आधार पर। अगर हम कहें कि रॉयल्टी को क्वांटिफाई किस तरीके से किया जाता है, क्वांटिफाई मतलब रॉयल्टी को किस तरीके से बताया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि रॉयल्टी को 2 तरीके से बतलाया जाता है, या तो सेल के आधार पर या तो प्रोडक्शन के आधार पर। तो बेसिस या बेस्ड ऑन सेल और प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातचीत हम किए रॉयल्टी के बारे में, 4 महत्वपूर्ण बात किए। अब एक प्रश्न आपके साथ और भी आ सकता है कि अधिकार शुल्क किस तरीके का खाता है, अधिकार शुल्क का खाता जो है वह किस तरीके का है। तो हम जानते हैं अधिकार शुल्क जो है वह 3 तरीके के खाते, अगर हम नेचुरल पढ़े अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम जानते हैं कि अकाउंट में 3 तरीके के खाते होते हैं, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है और रियल होता है, ठीक है। और तीनों के अलग अलग गोल्डन रूल होते हैं। तो जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी जो खाता है, यह किस तरीके का इनमें से अकाउंट है। अगर आपसे कहें कि रॉयल्टी अकाउंट्स आर, किस तरीके का अकाउंट है, इसका नेचर कैसा है, तो आप क्या कहोगे, रॉयल्टी अकाउंट जो है वह नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है भैया, वह नॉमिनल अकाउंट है, यानी यह बस नाम मात्र का खाता है या नाम मात्र के खाते की इसकी नेचर है। तो अगर हम कहें तो रॉयल्टी कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या कहोगे, यह नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है जी रॉयल्टी का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक क्वेश्चन ये, तो 4-5 क्वेश्चन हमने आपको बताया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें तो जो लघु कार्य राशि को वसूल करने पर, क्वेश्चन आ जाए कि लघु कार्य राशि को वसूल करने पर पट्टेदार यानी लेसी की पुस्तक में जो खाता डेबिट होता है वह कौन सा खाता होता है। फिर से आप सुन लो कि लघु कार्य राशि को वसूल करने पर जो पट्टेदार यानी लेसी की पुस्तकों में जो खाता डेबिट होता है वह कौन सा खाता होता है। तो लाजमी सी बात है, अगर वसूल होगा और लघु कार्य की राशि को पट्टेदार को पट्टेदार के खाता में यानी लेसी के जो अकाउंट रहेगा उसमें वह पट्टेदार को यानी भूस्वामी के खाता को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर रहा, ठीक है। कभी कभी प्रश्न में आता है कि लघु कार्य की राशि को अगर बची कुची राशि है तो उसको कहां पर हम ट्रांसफर करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर लघु कार्य की राशि रही तो उसको हम कहां पर दिखाया जाता है, कहां पर उसको दिखाते हैं। तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति के पक्ष में, हालांकि हमने इसको मैं बता चुका हूं कि लघु कार्य की बची हुई राशि को कहां पर दिखाते हैं हम, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर। तो यह भी एक जान लो कि जो शार्ट वर्किंग है, शार्ट वर्किंग का जो अमाउंट बचा खुचा रहता है, ठीक है, रेजिडुअल अमाउंट, कौन सा, रेजिडुअल अमाउंट, यह कहां जाएगा, इसको हम शो करते हैं कहां पर भैया, इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। कहां करते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के कौन से पक्ष में करते हैं जी, बैलेंस शीट के एसेट के पक्ष में करते हैं। तो यह भी आपको जानना है कि बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं शार्ट वर्किंग का जो रेजिडुअल अमाउंट होता है, ठीक है बच्चा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातचीत रही। अगर हम और इसके बारे में बात करें
कि अधिकार शुल्क जो है वह विशेषाधिकार के प्रयोग के बदले में दिया गया भुगतान है। हाँ, अधिकार शुल्क की गणना जो है वह उत्पादन के आधार पर होता है। और लघु कार्य वह आधिक्य है जो न्यूनतम किराए का अधिकार शुल्क पर होता है, और न्यूनतम किराया एवं अधिकार शुल्क दोनों में जो अधिक होता है उसी का हम भुगतान करते हैं। तो ये तो कुछ अधिकार शुल्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन को हमने आपके सामने रखा, आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन को। तो कैसी लगी क्लास भैया ये हमारी आज की? और अधिकार शुल्क का जो चैप्टर है वह हमारे तरफ से आपको कंप्लीट किया जाता है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सब लीज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सब लीज क्या होता है, यानी उपपट्टा क्या होता है, उपपट्टे में कितने पक्षकार होते हैं। उपपट्टा को हमने बताया कि जो पट्टेदार होता है उसके द्वारा पट्टा किसी और को दिया जाता है, वही पट्टा जो वह लिया जाता है लैंडलॉर्ड या भूस्वामी के माध्यम से, उसमें वह अपना पट्टा किसी और पक्षकार को टुकड़ों में देता है, उसी को कहते हैं उपपट्टा। उपपट्टा के अंतर्गत 3 पार्टी होते हैं, एक तो होता है लैंडलॉर्ड या भूस्वामी, उसी को कहते हैं लेसर, दूसरा होता है लेसी यानी पट्टेदार, और तीसरा होता है सब लेसी यानी उपपट्टेदार, या उसी को कहते हैं सिकमी पट्टेदार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात रही, आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए अपनी बातों को अंतिम चरण में ले चलेंगे। जैसे मान लो ए है, ए जो है यह क्या है? लैंडलॉर्ड है। क्या है भैया? ये जो है लैंडलॉर्ड है, और यह लैंडलॉर्ड या इसी का नाम है लेसर। ठीक है, लेसर। ए हुआ लैंडलॉर्ड या लेसर, इसके पास एक जमीन है, जमीन का टुकड़ा, मान लो ये इसके लैंड है, और इसने अपने लैंड का विशेषाधिकार जो है स्पेशल राइट यूज करने का दे दिया है बी को। स्पेशल राइट यूज करने का, ठीक है, यूज करने का दे दिया है किसको? बी को। तो इस परिस्थिति में बी क्या हुआ? बी क्या हुआ भैया? बी जो होगा, कलर चेंज कर ले, बी जो है यह हुआ लेसी। क्या हुआ? लेसी यानी पट्टेदार, और यह हुआ पट्टादाता। अब ये जो बी लिया है इस टुकड़े में, मान लो ये वाला टुकड़ा यह डी को दे देता है। किसको देता है? डी को। तो अब जो संबंध स्थापित होगा डी के साथ, यही होता है डी हमारा सब लेसी। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सिकमी पट्टेदार। ठीक है, तो ये भी हमको जानना है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। संबंध जो है यह प्रत्यक्ष रूप से इसके साथ, सब लेसी डी का संबंध जो है वह प्रत्यक्ष रूप से बी के साथ होता है, और बी का संबंध प्रत्यक्ष रूप से ए के साथ होता है। तो इसकी लायबिलिटी इसके साथ, इसकी लायबिलिटी इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। सब लेसी का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों ने ये समझा। इसके पहले हम लोगों ने ये जाना था कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं रॉयल्टी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच। हमारी क्लासेस चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से। मॉर्निंग बैच हमारी चलती है 7 to 10। ठीक है, तो आप हमारी क्लास की सर्विसेज को कॉमर्स के रिगार्डिंग अवेल कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।